पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना महामारी से ग्रस्त है और लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए वैक्सीनेशन की कवायद जोर शोर से चल रही है। भारत में भी वैक्सीनेशन की तैयारी अंतिम चरण में है और यह कहा जा रहा है कि नए साल के मौके पर यानी पहले महीने में कभी भी वैक्सीनेशन की इजाजत मिल सकती है, इसकी शुरुआत हो सकती है। लेकिन धार्मिक कारणों से यह वैक्सीन हराम है या हलाल, इस पर अब एक नई बहस शुरू हो चुकी है। इस बहस की शुरुआत इंडोनेशिया और मलेशिया से हुई और हमारे देश में भी यह मुद्दा जोर पकड़ रहा है क्योंकि एक फतवा जारी हो गया रजा एकेडमी की तरफ से। इस कार्यक्रम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जान बचाने वाली वैक्सीन को मजहब के चश्मे से देखना कहां तक जायज है। लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। एक इंटरनेशनल लेवल पर एक समुदाय को टारगेट कर उन्हें उलझाने की कोशिश भी की जा रही है। जो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं उनकी तरफ कोई भी ध्यान न दें। क्या वैक्सीन का भी होता है मजहब? क्या जीवन से बड़ा है वैक्सीन का रंग? जिंदगी बचाने की होड़ में मजहबी बवाल क्यों? कोरोना वैक्सीन पर हराम या हलाल का सवाल क्यों? देश में जहां कातिल वायरस से छुटकारा पाने के लिए कोरोना वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार हो रहा है, वहीं समाज में वैक्सीन के मजहबी रंग को लेकर सवाल खड़े किया जा रहा है। ये लोग इसे इंटरनेशनल साजिश बता रहे हैं कि एक इंटरनेशनल लेवल पर एक समुदाय को टारगेट कर उन्हें उलझाने की कोशिश भी की जा रही है। दरअसल कोरोना वैक्सीन में सुअर के मांस का अंश मिलने की अफवाह फैली हुई है और इसे ही आधार बनाकर वैक्सीन को न लगवाने की साजिश फैलाई जा रही है। कि इस्लाम के अंदर ये हुक्म है कि सूअर की चीज़ कोई भी चीज़ है, कोई भी उसके बदन का हिस्सा है, वो नापाक है और नापाक चीज़ से कोई भी चीज़, चाहे वो खाने पीने की चीज़ हो या दवाइयाँ हो या वैक्सीन हो, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना इस्लाम के अंदर हराम है। साबित हो जाती है कि इसमें खंजीर का इस्तेमाल किया गया है तो बेशक ये नाजायज़ और हराम होगा इसका इस्तेमाल। वहीं दूसरी तरफ मेरठ के मुस्लिम उलेमाओं की अलग राय है। उनका कहना है कि इंसान की जान बेशकीमती है और अगर किसी की जान जा रही हो तो कोरोना का टीका लगाया जा सकता है। गुंजाइश दी गई है कि अगर आदमी की जान जाती है किसी मर्ज से तो उस मर्ज के जाने के लिए इस किस्म की दवाओं को इस्तेमाल कर सकता है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये इस्तेमाल की जा सकती है। वैक्सीन को लेकर मुस्लिम धर्मगुरुओं में मतभेद है तो हिंदू धर्मगुरु इस वैक्सीन को पुरजोर समर्थन दे रहे हैं। मैं इस बात को नहीं मानता हूं कि किसी वैक्सीन में किसी जानवर की चर्बी मिलाई जा रही है और साइंटिस्टों पे मुझे विश्वास है कि वह खनिजों के ऊपर, जड़ी बूटियों के ऊपर जाएंगे और वहां से औषधि ढूंढ करके लाएंगे बिना किसी को नुकसान पहुंचा करके। जो कोई कार्य करता है वही मसीहा होता है। सवाल यह है कि संक्रमण की त्रासदी में कुछ अफवाहों की वजह से वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाना कहां तक जायज है? जब पूरी दुनिया जान बचाने के लिए त्राहिमाम कर रही है, उस वक्त लोगों को वैक्सीन लगवाने से रोकना कौन सा मजहब है? टीम न्यूज़ स्टेट। और इसी पर बात करें, मेरे साथ डॉक्टर मजदान नकवी साहब जुड़ रहे हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। मौलाना सईद उल कादरी साहब जुड़ रहे हैं, अध्यक्ष हैं कादरिया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के। डॉक्टर मोहम्मद आरिफ साहब जुड़ रहे हैं, वैज्ञानिक हैं। और मेरे साथ यतीमा चेतानंद सरस्वती जी हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। मेरे सहयोगी भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे मेरे साथ, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या कुछ चल रहा है। मौलाना सईद उल कादरी साहब, वैक्सीन लगवाएंगे आप कोरोना की? देखिए, जो अभी फिलवक्त आपकी जो टॉपिक है उसकी तरफ मैं सीधे जाऊंगा जी। इस्लाम के अंदर जो है, चाहे सुअर का गोश्त हो या उसका चर्बी हो या उसकी जिस्म की कोई अज़ा हो, उसका इस्तेमाल करना ख़तई हराम है। और दूसरे और भी चीजें हैं जो हराम किए गए हैं, जैसा कि शराब पीना, वो भी हराम है। लेकिन आप देखते होंगे कि बाज मुसलमान हमारे भाई जो है शराब पी लेते हैं। आपने भी देखा होगा कि कुछ वेरी लिटिल परसेंट है लेकिन वो पीते हैं।
लेकिन अगर वो शराब पीने वाले मुसलमान भाई से भी आप पूछेंगे कि क्या आप शराब को पी रहे हैं, हराम ये शय है, लेकिन क्या आप सुअर का गोश्त भी खाएंगे, पोर्क खाएंगे? वो कतई नहीं खाएगा, बल्कि उसको बड़ा गुस्सा आ जाएगा अगर आप ये सवाल करें। तो इससे मालूम होगा कि आप हमारे मुसलमानों में सुअर के गोश्त को कितनी सख्ती से, यानी शराब पीने वाला भी नहीं खाता, वो हमारे पास जो है उसकी सख्ती है। अब रही बात इस वैक्सीन के अंदर, तो इस तरह के ये अफवाह है या ये हकीकत है, ये तो ICMR को सामने आकर वाजे करना चाहिए कि इसके अंदर सुअर की चर्बी है या नहीं है। अब ये कहा जा रहा है कि चाइनीज वैक्सीन के अंदर सुअर की चर्बी इस्तेमाल की गई है, तो इसकी वजाहत करना चाहिए, क्लैरिफिकेशन ICMR को आना चाहिए। और ये वैक्सीन में अगर जी बोलिए कादरी साहब, UAE की फतवा काउंसिल कहती है कि कोरोना के इलाज के लिए वैक्सीन जरूरी है, भले ही पोर्क जिलेटिन का इस्तेमाल हुआ हो। तो UAE तो इसराइल से दोस्ती भी कर लिया भाई, UAE ने तो तमाम शराब खाने भी खोल दिए। देखिए यहाँ पर जो है किसी मुल्क की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर मजहब की बात हो रही है। तो मजहब के मामला जब आएगा तो हम जो मुफ्ती हजरात है वो फतवा देंगे, और हमको हमारे हिंदुस्तान के उलमाए कराम की, मुफ्तियों की और मशाइख की राय ही हमको तस्लीम रहती है। हम कभी भी ना दूसरे कंट्रीज के मुफ्तियों की कभी सुने ही नहीं हिंदुस्तानी लोग। ओके डॉक्टर मजहर नकवी साहब, पहले से तय करके बैठ जाना कि जायज क्या है, ये कहां तक जायज है? ये बिल्कुल नाजायज है। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि सईद नूरी साहब का बैकग्राउंड क्या है। वो एक पुस्तक विक्रेता हैं, उनको फतवा देने का कोई अधिकार नहीं है, और वो 2012 से चर्चा में आए। उन्होंने किसने अधिकृत किया है कि वो ये बताएं कि क्या चीज़ जायज़ है, क्या चीज़ नाजायज़ है। हम जो भी फैसला करते हैं कुरान करीम की रोशनी में करते हैं, उसमें साफ लिखा है कि इंसान की जान अगर जाने की नौबत आ जाए तो वो चीज़ जो हराम है वो उस पर हलाल हो जाती है। और फिर जो अभी हमारे कादरी भाई कह रहे थे, इसकी जांच कौन करेगा? तो रजा एकेडमी के पास क्या कोई ऐसी इंस्टीट्यूट है, मुसलमानों ने क्या कोई ऐसा इदारा बनाया है जो ये पहले जाकर जांच करेगा उस वैक्सीन की और पता लगाएगा कि उसमें जिलेटिन पोर्क का है या नहीं है? ऐसा अभी तक तो कोई इदारा हमने देखा नहीं है। और UAE जो है उसकी सोच प्रोग्रेसिव है। और रहा सवाल मशाइख का, तो हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे यहाँ कितने मसलकों में मुसलमान बटा हुआ है। एक मशाइख बोर्ड जो है तय कर देगा तो क्या दूसरा मशाइख बोर्ड उसकी बात मान लेगा? बिल्कुल ठीक बात है। कादरी साहब बोलिए, जवाब दीजिए। ये हो रहा है, ये इस्लाम के नाम पर, मुझे पूरी माजरत के साथ मैं कह रहा हूँ कि ये खिलवाड़ है। ये खिलवाड़ किया जा रहा है एक साइंटिफिक मजहब को आप एक आदिकालीन और प्राचीन मजहब में बदलने का प्रयास ना करें। ऐसा लोग जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं। कादरी साहब बोलिए। देखिए, रही बात जो है उलमाए कराम या मशाइख में जो है राय का इख्तिलाफ हो, उनके ओपिनियन डिफरेंट हो, दैट डजंट मैटर एट ऑल। व्हाट इज राइट, जो हक है वो हक रहेगा। इसकी तालीम हजरत इमाम हुसैन ने करबला के किस मशाइख बोर्ड की बात आप कर रहे हैं? अभी तक तो ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड का स्टैंड क्लियर नहीं है। अंजीत जी, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिएगा, मैं चुप हो रहा हूं, लेकिन मैं जवाब दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बोलिए कादरी साहब, जल्दी से बोलिए। देखिए, इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में ये बताया कि तमाम लोग जो है अगर तादाद उनकी ज्यादा भी हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं होता। हक के लिए आवाज उठाना, अकेले ही आप पड़ जाए तब भी हक जो है वो होगा, हक ही रहेगा, उसमें बातिल की कोई गुंजाइश नहीं है। और ये मजहब का मामला है, आपका अपना कादरी साहब, मैं माफी के साथ आपको बीच में टोक रहा हूं। कादरी साहब, यहां तो फोटो खिंचवाने के लिए भी फतवा जारी हो गया था, लेकिन फिर भी बैठे ना आप टीवी पर। नहीं, बहैसियत इंसान बात कीजिए, मसलक को बीच में मत लाइए। मैं शामिल नहीं हूं, मैं उन लोगों में शामिल नहीं हूं जो फोटो को हराम करार देते हैं। अंजीत जी, इनकी बात का जवाब देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बोलिए, बोलिए मजहर नकवी साहब, बोलिए। हम इनसे पूछेंगे अभी इमाम हुसैन के बारे में। बोलिए सर, बोलिए, पूछिए आप। देखिए, इन्होंने करबला की जंग का वाकया किया हुआ है। मैं पूछना चाहूंगा कि वहां पर इमाम हुसैन को कत्ल करने वाले किस मसलक के लोग थे, किस मजहब के लोग थे? इमाम हुसैन के सर को नेज़े पे बुलंद करके अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करने वाले कौन लोग थे? वो मुसलमान थे या हिंदू थे या ज्यूस थे या ईसाई थे? बताएं मौलाना कादरी साहब। वो
इमाम हुसैन आलोचना करते हैं को करबला के मैदान में शहीद करने वाले से ताल्लुक कर रहे हैं, मैं उसी से सवाल कर रहा हूं। शहीद करने वाले खारिजी थे, शहीद करने वाले बेईमान थे, शहीद करने वाले करबला का तो वाकया तो आपके लिए आज तक आप करबला के साजिश करताओं की बातिल ताकतें और बाहरी ताकतें को छोड़िए, सबको मालूम है कि किस किस यजीद ने कत्ल करवाया था। क्यों नाम लेने से गुरेज कर रहे हैं? क्यों आप गुरेज कर रहे हैं उसके नाम लेने से? यजीद ने कत्ल करवाया था, कहिए आप इस चैनल पे, कहिए कि वलीद को दरबार में बैत लेने के लिए नहीं किया था। देखिए यजीद पलीद मरदूद रहेगा और क़यामत तक मरदूद रहेगा, जहन्नुम में जाएगा। बात मैं ये कह रहा हूँ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये साबित कर दिया कि कोई अहमियत नहीं है, हक अकेला वाहिद आदमी भी करे तो हक है, हक के ऊपर ठहरना, ईमान पे रहना, शरीयत की पाबंदी करना, शरीयत की हिफाजत करना, ये इमाम हुसैन की तालीमात है। हुसैनियत ये है कि हक आप बताइए नवाज रसूल को कत्ल करने के लिए हजारों की तादाद में फौज आ गई, एक सहाबी रसूल ने खड़े होकर उस पर विरोध नहीं किया? यजीद को किया, बिल्कुल तमाम ने किया, मदीने वालों ने उसकी बैत तोड़ी, मदीने वालों ने उससे मुकाबला किया। किरदार पर उंगली उठाना और उनके कातिलों को छुपाना ये गुनाह कबीरा है। चलिए आप दोनों के पास मैं आता हूं, आप दोनों के पास आता हूं। मेरे साथ डॉक्टर मोहम्मद आरिफ साहब भी हैं। मोहम्मद आरिफ साहब मुझे एक बात बताइए, मोहम्मद आरिफ साहब मुझे एक बात बताइए कि वैक्सीन लगेगी या नहीं लगेगी, ये डॉक्टर तय करेंगे या मुफ्ती तय करेंगे? जी बता रहा हूँ। देखिए एज ए वैज्ञानिक मैं बता रहा हूँ कि वैक्सीन लगेगी। इनको जरा 1 मिनट 2 मिनट के लिए चुप करवा दीजिए सबको। मैं वैज्ञानिक हूँ, मैं थोड़ा आपको शेयर करना चाह रहा हूँ। पहले वैक्सीन समझ लें। वैक्सीन इज ए बायोलॉजिकल प्रिपरेशन दैट प्रोवाइड्स एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी टू ए पार्टिकुलर इन्फेक्शियस डिजीज। और वैक्सीन बनती किसकी है? एंटीजन की, एंटीबायोटिक की, स्टेबलाइजर की, प्रिजर्वेटिव की, एडजुवेंट की। और उसमें जिलेटिन का 2 ही सोर्स है, काऊ या पिग। आप काऊ या पिग का ही होता है। हम अपने मौलाना भाइयों से पूछना चाहते हैं, ये दुनिया भर के कैप्सूल खाते रहते हैं, उसमें भी जिलेटिन होती है। उस वक्त इन्होंने नहीं पूछा किस चीज़ की जिलेटिन है। दूसरी चीज़, मुर्गी खाते हैं सारे हम लोग, पोल्ट्री मीट खाते हैं, ये खाते हैं, चिकन मीट खाते हैं। आप बताइए कि रानीखेत डिजीज जब होती है, वायरल डिजीज है, और उसको ठीक करने के लिए उसमें डिजीज ना हो हम वैक्सीन लगाते हैं। और उस मुर्गियों को तब हम वैक्सीन में नहीं पूछते हैं कि कहाँ का वैक्सीन में कौन सी जिलेटिन है लगाई गई, काऊ की है, पिग की है। और तमाम हमारे खाद्य पदार्थ जेली में है, बबलगम में है, चिंगम में है, इन तमाम चीज़ों में जिलेटिन। और दूसरी बात, मजहबी बात, हमारे यूए की फतवा काउंसिल ने कह दिया है कि वो मंगा रहे हैं, इनाकुलेट करेंगे। हमारे यूएई के ही 3 प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद बिन राशिद साहब और डिप्टी पीएम वहाँ के, और हाला जायद साहब जो हेल्थ में, इन्होंने ऑलरेडी काउंसिल कोरोना वैक्सीन मंगा के खा लिया है। और टॉप वैक्सीन मेकर जो हैं 3, फाइजर, मॉडर्ना, एस्ट्रा, इन्होंने कह दिया है, क्लैरिफाइड कर दिया है कि इसमें कोई जिलेटिन। चलिए मैं आपके पास आता हूं, आपसे मैंने पूछा था, आरिफ साहब मैंने आपसे पूछा था कि ये कौन तय करेगा, मुफ्ती तय करेंगे वैक्सीन लगेगी या नहीं लगेगी, या डॉक्टर तय करेंगे? जाहिर तौर पर आपके जवाब से हमने तय किया कि डॉक्टर ही तय करेंगे। कादरी साहब मुझे एक बात बताइए, बहुत सारी चीजों का जिक्र किया था आरिफ साहब ने। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, वो कहते हैं अल्कोहल हराम है। जी बोलिए आरिफ साहब, बोल लीजिए आरिफ साहब। जी हाँ, अल्कोहल के लिए, अल्कोहल में देखिए हराम मीन्स प्रोहिबिटेड, हलाल मीन्स परमिटेड। आप इनसे बताइए कि हम हाथ से अगर सैनिटाइजर में अल्कोहल से हाथ धोते हैं, और हमारे प्रॉफेट मोहम्मद ने कहा है कि क्लीनलीनेस इज हाफ फेथ, ईमान। और इस्लाम का 5 सबसे पिलर में पहला ही फेथ है, ईमान। और हमारे हुजूर साहब ने कहा है कि आप अगर साफ सुथरे हैं तो आपने आधा ईमान पा लिया है। इनको समझा दीजिए सबको, बड़े बड़े उलमा हैं। दूसरी चीज, सफाई के लिए हम अल्कोहल हमारे मजहब में भी है। ओके सर, मैं आपके पास आता हूं आरिफ साहब, आपकी बात पर मैं आ रहा था, अभी कादरी साहब भी कह रहे थे कि अल्कोहल हराम है, तो क्या खांसी की सिरप पीना बंद कर दें? क्योंकि खांसी की सिरप में भी तो अल्कोहल होता है। बोलिए कादरी साहब।
देखिए मैं अभी आपको अपने सारे सिरप में 4% 5% सारे कप में अल्कोहल होता है, पीते हैं। हाँ मुझे बिठाएं, बोलिए। देखिए मैंने आपको अपने इनिशियल रिमार्क्स में ये बात कही कि जो मुसलमान ऐसे हैं जो शराब पीते हैं, शराब नोशी करते हैं, आप उनसे भी पूछेंगे कि आप शराब तो पी रहे हैं, हराम चीज पी रहे हैं, क्या आप पोर्क खाएंगे? वो कहेगा कतई नहीं खाऊं। तो क्योंकि वो आपने अपनी सुविधा के अनुसार तय कर लिया ना, आपने अपनी सुविधा के अनुसार तय किया। कादरी साहब, पोलियो के लिए ही आप जैसे लोगों ने ऐसे ही गुमराह किया लोगों को, अफवाह फैलाई, बाद में पता चला कि यह सब कुछ अफवाह था। आप बताइए कादरी साहब कि अगर 10 साल बाद यही बात सामने आई तो आपकी पीढ़ियां आपको माफ कर पाएंगी? सारे गुमराह करते, सब लोग देखिए गुमराह करते। मैंने अपने इनिशियल रिमार्क में कहा था कि हम ये गुजारिश करते हैं कि आईसीएमआर आए और क्लैरिफाई करे कर दिया गया है, हराम चीज को भी परमिटेड है इस्लाम में। पोर्क की चर्बी है या नहीं है, अगर वो ऐलान कर देंगे है, तब फिर मुफ्तियाने किराम हम सब बैठ के इस बात पे इनको पता नहीं है, चर्बी नहीं है, चर्बी नहीं है, ये चमड़ी के टेंडन से बनाया जाता है। इनको समझाइए कि चर्बी का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। आरिफ साहब, आपकी बात कादरी साहब सुन रहे हैं, आप बात कर सकते हैं। समझाइए कि इनको चर्बी का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, गाय और इनकी। हाँ जी, मैं यही बात कह रहा हूँ कि हमारी सबसे पहला मांग ये है कि आईसीएमआर आए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कादरी साहब, मुझे ये बात नहीं समझ में आती कि अभी तो भारत सरकार ने चीन से बात ही नहीं की कि उनकी वैक्सीन चाहिए, तो बात वही हुई, गांव बसा नहीं नारा पहले लगाने लगे आप। भाई ये तो गुमराह करने वाली बात है ना कादरी साहब, कि जब कोई बातचीत नहीं हुई, चीन का आया ही नहीं है, जब कोई बातचीत ही नहीं हुई, आप गुमराह करने बैठ गए सर कादरी साहब। देखिए मैं आपके पास नहीं आया, आप मुझसे ख्वाहिश की और बताएं कि ऐसा सर ख्वाहिश इसलिए किया ताकि आप गुमराह न कर पाए। रजा एकेडमी ने ये फतवा जारी किया, इसलिए हमें लोगों को जागरूक करने के लिए ये प्रोग्राम करना पड़ा। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर उसमें चर्बी है, अगर ये ऐलान हो जाए, साफ हो जाए, क्लैरिफाई हो जाए, तो तब जरूर हम इसके ऊपर फतवा देंगे, यकीनी तौर पर देंगे। कादरी साहब देखिए, आपके साथ दो पैनलिस्ट डॉक्टर मजहर नकवी और आरिफ खान साहब, ये दोनों लोग कह रहे हैं कोई बात नहीं, जब बात मौत तक आ जाए तो ये भी जायज होता है। अब आप पता नहीं क्या पढ़ते हैं सर, और ये क्या पढ़ते हैं मुझे नहीं पता, आप दोनों लोग तय कर लें, जो सही संदेश हो वो लोगों को दे दें। देखिए अगर आपके पास में उसका कोई अल्टरनेट मौजूद है, एक्स वैक्सीन या वाई वैक्सीन, आप एक्स पर आप अल्टरनेट पर आ गए, आप अभी आप कह रहे थे नहीं इसको नहीं इस्तेमाल करेंगे। देखिए कादरी साहब मुझे कादरी साहब, आपको लोग फॉलो करते हैं, आप कितने सारे फॉलोअर हैं, कम से कम इस तरह से गुमराह तो मत करिए। अभी तक आप कह रहे थे नहीं, अब आप कह रहे हैं कि उसका कोई अल्टरनेट इंतजाम हो, आप बता दीजिए सर सच क्या है। मजहर नकवी साहब को भी दिखाइए, बोलिए मजहर नकवी साहब, आप सीधे बात कर सकते हैं। अगर हमारे पास मजहबी कोई हमारी ईमान की मामलात में अगर दखल अंदाजी नहीं हो रही तो हम उसी के साथ जाएंगे। हम क्यों जाएंगे उसके साथ जिसमें पोर्क है? यकीनी तौर पर हमको अल्टरनेट जब मिल रहा है तो हम उसकी खुशी खुशी जाएंगे, ये बात तय है। अब इनको अल्टरनेट चाहिए, मजहर नकवी साहब कहां से लाएंगे बताइए, वरना ये लगने नहीं देंगे, लोगों को कह देंगे मत लगवाइए। बोलिए मजहर नकवी साहब। मजहर नकवी, अरे नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, अल्टरनेटिव का दावा नोवार्टिस ऑलरेडी कर चुकी है, स्विस कंपनी है। पहली बात तो ये है कि ये पूरा का पूरा मामला इंडोनेशिया और मलेशिया से ये इंपोर्ट हुआ, 2018 से चल रहा था। हमारे भाई कादरी साहब ने उस वक्त कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाई, या रजा एकेडमी ने कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाई? वहाँ पर बाकायदा वहाँ पर जो है ट्रायल हुआ और ये तक बात हो गई कि वैक्सीन जो है लगा दी जाएगी। ये देखिए, ये मेडिकल और डॉक्टर को जो है हमारे यहाँ बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, और औरत जो नामहरम होता है वो महरम हो जाता है डॉक्टर उसके लिए, चाहे वो किसी भी मसलक का हो। मेरा ये कहना है कि अगर इनके पास कोई रिसर्च फैसिलिटी नहीं है तो उसके लिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रुजू करे, और भारत सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि हम सबको वैक्सीनेशन नहीं देंगे। इस तरीके की बिल्कुल बात करके तो ये खुद ही जो है क्या नाम है, मुसलमानों को वैक्सीनेशन से दूर रखेंगे। तो क्या चाहते हैं, मुसलमानों की जान चली जाए? बिल्कुल, इस देश के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि किसी को जबरदस्ती वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। यतीमा चेतना जी, आपसे मैं समझना चाहता हूं, आपसे मैं समझना चाहता हूं, पहले ये अपना ये क्लियर हो जाए ना। ओके डॉक्टर साहब, ओके चेतना जी, यतीमा चेतना जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, कभी फतवा दे दिया था कि पोलियो की वैक्सीन को लेकर भी इस तरह की बात आई थी और हम पीछे चले गए उसको लेकर के, एक बार फिर से उसी तरह की बात सामने आ रही है। बोलिए यतीमा चेतनानंद जी।
देखिए बिल्कुल, देखिए अंजीत जी और जो बाकी पैनलिस्ट बैठे हुए हैं वो जिस तरीके से स्पष्ट कर रहे हैं स्थिति को, तो मुझे लगता है कि कादरी साहब को ये समझना चाहिए हो सकती है, क्योंकि हम लॉकडाउन की स्थिति महीने हो गए, हम लोग व्यापार नहीं कर पा रहे, हम लोग जानों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे। कादरी साहब जैसे लोग ये क्यों चाहते हैं कि भारत हमेशा विकास के मार्ग पर जब आगे बढ़े तो उसकी टांग खींचकर पीछे कर लिया जाए। ये जिस तरीके का नैरेटिव सेट कर रहे हैं, इनके बहुत फॉलोअर्स हैं और ये जो बात कहते हैं उनको सैकड़ों करोड़ों लोग सुनते हैं और वो करोड़ों लोग फिर वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। और ये ऐसा नहीं है कि वो नहीं लगवाएंगे तो सिर्फ उन पर फर्क पड़ेगा, ये अगर उन पे बीमारी डेवलप कर गई तो और कितने लोगों के संपर्क में वो आएंगे। मल्टीपल डिजीज है तो मल्टीपल जो डिजीज होती है, जो एक से दूसरे को फैलने वाली डिजीज है, उस डिजीज के लिए क्या ये जरूरी यतीमा चेतनानंद जी, मैं माफी के साथ आपकी आवाज में थोड़ी सी दिक्कत है, इसलिए दूसरा सवाल नहीं ले पा रहा हूँ और मेरा समय भी खत्म हो गया। जवाब दूंगा। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया कादरी साहब, मैं समय खत्म हो गया वरना आपसे जवाब लेता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ सबसे बड़ा मुद्दा में इतना ही।